हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सब्जेक्टिव लुसेंट बुक से पेज नंबर 72 से लेकर के 76। जो आपको होमवर्क दिया गया था उसी से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को रेडी किया। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और बताइए कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, इटना सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटना सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इटली। ठीक है, इटली का जो इटली है इटना ज्वालामुखी है, साथ ही साथ स्ट्रोम्बोली, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे इटली के साथ बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, क्योंकि जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर ये अवस्थित है, इसे याद रखना है। ठीक है, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, हमें बताना था गलत, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत हम यहाँ पे रख सकते हैं ऑप्शन डी को, स्लेट। स्लेट जो होता है रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आएगा। नीस, साइनाइट होता है, साइनाइट, नीस, सर्पेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट, साथ ही साथ और भी बहुत सारे होते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है, स्लेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सी है? अग्नेय चट्टान मैंने आपको कल बताया था, अग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आएगा यहाँ पे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सी बिल्कुल सही आंसर है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पड़ता है भूमध्य सागर में, ऑप्शन ए भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी में अक्सर उदार होती रहती है? अक्सर उदार होती रहती है किस में? तो जागृत ज्वालामुखी, जिसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टिव वोल्कानोज। नेक्स्ट वन की वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो कौन सा महाद्वीप है? सही आंसर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अमेरिका और एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है? अग्निवलय, जिसको सर्कल ऑफ फायर कहते हैं, किसे कहा जाता है? अग्निवलय। अग्निवलय ऑप्शन सी प्रशांत परिमेखला। ध्यान रखिएगा, प्रशांत परिमेखला। कुछ जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनका अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, जिसको हम लोग फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, तो इसे याद रखना है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस, भूमध्य सागर का लाइट हाउस, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, सिसिली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इसे ही भूमध्य सागर का लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। जापान बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और बात कर ले, जैसे फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में भी मेयन ज्वालामुखी स्थित है, मेयन, ये याद रखिएगा। और मैक्सिको में ऊपर में मैंने आपको बताया था, जो कि उसका नाम क्या था? कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित प्रसूत ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो विसुवियस ज्वालामुखी भूमध्य सागर बिल्कुल सही, क्राकाटोवा सुंडा जल मरुमध्य ये भी सही, मेयन फिलीपींस में स्थित, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी मिलान सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी कि ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मैग्मा। मैग्मा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के बाद, एंशिएंट हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो रिकॉर्डेड हो चुका है, लगभग हो ही चुका है, तो उसका हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। डाई की क्या है? डाई के क्या है? तो डाई कह सकते हैं ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को कहते हैं, ऑप्शन बी। और आपने इसको पढ़ा होगा कि जब मैग्मा किसी लंबवत
दरार में जमता है तो उसे डाइक कहलाता है, डाइक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जागृत यानी कि जो एक्टिव वोल्केनोज है वो कहाँ स्थित है सबसे ज़्यादा? तो प्रशांत महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ये पड़ता है इक्वाडोर, इक्वाडोर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और सबसे जो ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओजस डल सलाडो, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अगला क्वेश्चन की मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो, किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या होता है? डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? एरेबस, एरेबस ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक तरंगों के संबंध में कौन सा कथन असत्य? ध्यान से पढ़िएगा। यह तरंग पृथ्वी के प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजरती है। देखिए, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी तरंग, प्राइमरी यानी पी से लिखते हैं प्राइमरी, और प्रत्येक को भी हम लोग पी से ही लिखते हैं प्रत्येक। तो देखिए, प्रत्येक जो है वो प्राइमरी जो प्रत्येक माध्यम से गुजरेगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रत्येक माध्यम यानी सभी माध्यमों से होकर के गुजरता है, ये याद रखना है। इसकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी गति द्वितीय तरंग से अधिक लेकिन एल तरंग से कम, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का होता है प्राइमरी वेव, प्राइमरी जो वेव है इसी का होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, तो सी को टिक करेंगे जो कि असत्य था। राइट, आगे देखिए। नेक्स्ट वन की भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र यानी मान लीजिए कि हम लोग बिहार में अगर पटना में भूकंप आता है तो पटना के नीचे स्थान से जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। लेकिन पटना के स्थान में, पटना में जहाँ पे मान लीजिए हम रह रहे हैं, चलिए महावीर ले लेते हैं, स्टेशन पे ले लेते हैं, महावीर जो मंदिर है, अगर हम वहाँ पे खड़े हैं तो क्या होगा? तो वहाँ पे उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र यानी इपी सेंटर कहा जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिकेंद्र यानी इपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो कि संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो कि संबंधित है। तो भूकंप का एक बिंदु हम यहाँ पे कह सकते हैं। अधिकेंद्र किसे मैंने आपको बताया, अधिकेंद्र उसे कहते हैं भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी, जो ऊपर यानी भूकंप केंद्र अंदर है लेकिन पृष्ठ पर किसी स्थान को डिनोट करता है ये। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। धरातलीय तरंग कौन सा है? धरातलीय या फिर इसको हम सतही अथवा एल तरंग के नाम से जानते हैं। सतही या फिर एल तरंग यानी ऑप्शन बी। एल तरंग क्या होता है? एल तरंग को ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ धरातल तक ही सीमित रहती है और ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी जापानी शब्द है, ये भी याद रखेंगे। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ध्यान रखिएगा, तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरता है। तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरता है यानी जो सेकेंडरी वेव होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सेकेंडरी वेव यानी कि एस तो लिखते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी तो एस सॉलिड भी तो लिखा जाता है सॉलिड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ठोस मीडियम में ही चलता है। सेकेंडरी वेव ठोस मीडियम यानी कि सॉलिड में ही चलता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि तरल पदार्थों से होकर के नहीं गुजर सकता है। जबकि प्राइमरी तीनों मीडियम से होकर गुजरता है। और ये आपका लव वेव यानी एचडी लव ने इसको खोज किया था। सतही तरंग कहते हैं या फिर इसको एल तरंग के नाम से जानते हैं। ये तीनों मीडियम में कवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो वासजेस जो होता है ये आपका फ्रांस में पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। ये तीनों के तीनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को दिया गया था हैरी हेस
ऑप्शन बी हैरी हेस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और वेगनर की बात करें तो वेगनर ने भी एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। होम्स की बात करें तो होम्स आपको याद रखना है संवहन तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। और जेफरीज का संबंध हो जाता है तापीय संकुचन सिद्धांत। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की अवशिष्ट पर्वत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वशिष्ठ नहीं अवशिष्ट पर्वत है, जिसको कह सकते हैं रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है, रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण सियरा किस देश में स्थित है? सियरा जो पर्वत है ये किस देश में स्थित है? स्पेन में पड़ता है, स्पेन, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारत में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से? जैसे सतपुड़ा हो जाता है, नीलगिरी हो जाता है, विंध्याचल हो गया, अरावली हो जाता है। तो ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी। ये बहुत बार पूछा गया। रेगिस्तान में बनने वाले बालू यहाँ पे होगा बालू के स्तूप संचित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। बालू के जो स्तूप बनता है उसको हम लोग संचित पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं, अंतर्गत रखते हैं। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण है, यानी फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक जो पहाड़ियाँ हैं वो किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये सभी के सभी पहाड़ियाँ यूएसए में पड़ते हैं। सी विल बी राइट आंसर, यूएसए। अगला क्वेश्चन की टैगा वन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? टैगा वन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो टैगा वन ये सदाबहार वन है, ये बिल्कुल सही। इस प्रकार के वन की जो वृक्ष की पत्तियाँ होती है नुकीली होती है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों पॉइंट सही है, दोनों कथन सही है। सी विल बी राइट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कोटोपैक्सी। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। और ओजस डेल सलाडो के बारे में आपको बताया था। ओजस डेल सलाडो ये आपका विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है और ये पड़ता है अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकांकागुआ जो कि एंडीज पर्वतमाला पे पड़ता है, उसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की द्वितीय तरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्वितीय तरंग यानी सेकेंडरी वेव के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही। और यह केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकता है। मैंने आपको बताया कि एस यानी सेकेंडरी, तो एस यानी कि सॉलिड, दोनों आपको याद रखना है, केवल ठोस मीडियम में ही चलता है। इसकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट वन है कि प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ये जो सिद्धांत दिया गया था रीड नामक वैज्ञानिक ने दिया था और ये संबंध रखता है भूकंप से, भूकंप की उत्पत्ति से संबंध रखता है। सी होगा राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के, ध्यान रखिएगा, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक ऊपर के स्थान को एपिसेंटर यानी कि उत्केंद्र या फिर अभिकेंद्र कहते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो ये बनाया गया था 1935 में, जो कि भूकंप की तीव्रता के लिए। ऑप्शन सी। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत यानी वलित पर्वत के उदाहरण है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा एंडीज। सबसे लंबी की बात करें तो एंडीज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। साल, सागवान और बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? साल, सागवान, बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इस प्रकार के जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ये आपका मिलता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में। आर्द्र पतझड़ वन ऑप्शन ए होगा। और इस प्रकार का जो वन है, यानी ये जो वन है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत सवाना, कंपोज, लानोस ये आते हैं। सवाना कहाँ के? तो अफ्रीका से संबंध रखता है। ब्राज़ील कंपोज, और लानोस की बात करें तो वेनेजुएला और कोलंबिया,
डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है, जो कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आएगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा चाइना और सबसे छोटा मालदीव। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। बोर्नियो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे प्रायद्वीप की बात करें तो एशिया में ध्यान रहेगा, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं, जैसे अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप, और इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो अरब प्रायद्वीप होता है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोनों हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के अंतर्गत क्या आता है? अंगारा लैंड के अंतर्गत आपको याद रखना है कि रूस और चाइना के जो क्षेत्र है वो, और साथ ही साथ गोंडवाना लैंड के अंतर्गत प्रायद्वीपीय जो भारत है वो आता है। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि महाद्वीपीय, महाद्वीपों का महाद्वीप तथा विषमताओं का महाद्वीप तथा मानव घर किसे कहा जाता है? किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चाइना की यांगटी सिक्यांग होता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाबेली गंगा, महाबली यहाँ पे लिखा गया, एक्चुअली ये महाबेली है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी ये नदी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कौन सी नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, और प्रशांत महासागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो यहाँ पे देखिए, एक तो आमुर भी होता है, यांगोन जो नदी है इसको हांगो कहते हैं, तो ये होगा, सिक्यांग भी है। लेकिन ओबे जो है यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चंस में पूछा जाना चाहिए था कि प्रशांत महासागर में नहीं गिरती वाली नदियाँ कौन सी है, नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी बनता है, क्योंकि ओबे जो है वो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी है। इसके अंतर्गत ओबे के साथ साथ लीना भी आता है, एनेसी भी आता है, तो ये सभी आपने पढ़ा होगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? मॉर्निंग वाला जो स्टैटिक जीके का वीडियो आता है उसमें मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि किस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, वो ट्रिक क्या था? माया गोल्डन थाली लाओ, माया गोल्डन थाली लाओ। माया का मतलब म्यांमार, गोल्डन का मतलब गोल्डन जो त्रिभुज हो गया ये, और थाली का मतलब थाली से हो थाईलैंड, और लाओ का मतलब लाओस। ये तीनों के तीनों देश इसके अंतर्गत आते हैं, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। एक्चुअली इस ऑप्शन पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए बी सी तीनों हो जाएगा, ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों देश आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला जो देश है निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाला जो देश है उसे हम लोग थाईलैंड के नाम से जानते हैं, थाईलैंड। जबकि टीन उत्पादन में सबसे ज़्यादा मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। 48 MCQ बनाया गया था, काफ़ी मेहनत लगी थी इस वीडियो को बनाने में। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो चलो छोड़ो, वो नहीं कहेंगे, उसको कहना अब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मिस्टेक कर रहे हैं, कल का होमवर्क। ठीक है, कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है? तो कल के होमवर्क पढ़ के आना है आपको 76, पेज नंबर 76 से लेकर के 79 तक कवर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।